जी, इज इट क्लियर? यस सर, हो गया, सही है। इसमें इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन को हम ऑर्गेनाइजेशन वाइज तो डिस्कस नहीं करते ना, उसको तो हम एज पूरी की पूरी कंट्री वाइज डिस्कस कर रहे होते हैं। जीडीपी है और बाकी इसके मैक्रो लेवल वेरिएबल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं मैक्रो लेवल वेरिएबल्स। और कुछ आपके माइक्रो लेवल वेरिएबल होते हैं जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन वाइज डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो माइक्रो लेवल पे भी डिस्कस हो सकते हैं, मैक्रो लेवल पे भी डिस्कस होते हैं। इसको हम एनवायरनमेंट में मैंने डिस्कस किया था। जिसका कल्चर है, एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का भी कल्चर हो सकता है जो हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करते हैं, तो डेट इज माइक्रो लेवल, या जिसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, जो हमने एनवायरनमेंट में पढ़ा था। और एक होता है मैक्रो लेवल, लाइक पूरी कंट्री का कल्चर, ठीक है, तो वो आपका मैक्रो लेवल होता है, यानी लार्ज स्केल पे उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर, हो गया। ओके। ओके, अली रजा, आप बताएं व्हाट इज अमोरल मैनेजमेंट। सैयद अली रजा। अमोरल मैनेजमेंट, इमोरल मैनेजमेंट क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मॉरल मैनेजमेंट ऐसी मैनेजमेंट को कहा जाता है कि जिसके अंदर जो आपका मैनेजर है वो कोई भी डिसीजन करने से पहले अच्छी तरह से कोई भी फैसला करने से पहले उसके पास रीजंस होती हैं उस फैसले करने की, और नहीं, आप गलत बता रहे हैं, मैं इमोरल मैनेजमेंट। उसके पास एक लॉजिक होती है जिसकी बेस के ऊपर। नहीं, वो तो आप मोरल मैनेजमेंट की बात करें। ए मोरल मैनेजमेंट होती है जिसमें हम अनइंटेंशनली डिसीजन ले रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन हो रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज द इमोरल मैनेजमेंट। ओके सर, ओके सर। लेक्चर नहीं दिया सुना आपने? सर सुना था लेकिन शायद थोड़ी कंफ्यूजन हो गया। थोड़ा सा नोट करते रहा करें ना चीज़ें को। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या होती है, कोई भी बताए क्लास में? स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। सर, ये ऐसी एंटिटी होती है जिसमें विच कैन इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब हमारे जो है वो एम्प्लॉय, वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। जी, देखते हैं हमारा जो डिसीजन है, हाउ इट विल इफेक्ट द ओवरऑल जो स्टेक होल्डर्स हैं, ऑल आर स्टेक होल्डर्स। एनी ऑर्गेनाइजेशन हैव द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। इसमें आपके कस्टमर्स भी स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉइज भी स्टेक होल्डर्स हैं, बैंक्स, गवर्नमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, ऑल दीज आर द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो इसमें हम देखते हैं कि हाउ आवर डिसीजन विल इफेक्ट ऑल ऑफ दीज स्टेक होल्डर्स, उसके मुताबिक फिर हम डिसीजन लेते हैं। इसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ये जो मैंने आपको बुक में लिखी है, इसमें हम पूरा जो एथिक्स को डिस्कस करेंगे, that will be discussed with respect to the stakeholder management के point of view से हम discuss करेंगे इसको। सर, मैंने इसकी अपनी डेफिनेशन लिखी थी, अगर मतलब मैं कंफर्म करूं कि सही है, यानी एनी एंटिटी विच कैन इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट्स कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स तो ठीक सही है, है। मैं दैट इज दी बिल्कुल ठीक है। एनी, इसमें एनी एंटिटी जिस पे कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, विच कैन इफेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो दैट इज द राइट डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में हम जो है एनालाइज करते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, ताकि हम जो डिसीजन लें उसको देखते हैं कि वो आपके स्टेक होल्डर को किस तरीके से इफेक्ट करेगा। आप कोई डिसीजन लेते हैं, आपके कस्टमर को किस तरह इफेक्ट करेगा, आपके एम्प्लॉइज को किस तरीके से इफेक्ट करेगा, या दूसरे स्टेक होल्डर्स को किस तरीके से इफेक्ट करेगा, उसको हम देखते हैं। ओके, स्वॉट सही सर। क्या होता है? व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? SWOT। सर बेसिकली जो शॉर्ट एनालिसिस है सर, ये हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ और उसके जो थ्रेट्स हैं उसको एनालाइज करने के लिए ये एक एनालिसिस होता है जो हम यूज़ करते हैं सर। जी ठीक है। ओके, लास्ट लेक्चर में कुछ हमारी स्लाइड्स रह गई थी, आप लोगों ने वो पूछा नहीं। सर, लास्ट 2 स्लाइड्स। जी,
तो आप पूछें ना, बता, अगर मैं ना पूछता तो आप लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं करना था। नहीं ओके, सर, लास्ट में हमें कहने लगा था, लास्ट क्या स्लाइड्स नाम आपकी रह गई थी चलें ठीक। तो अच्छा, वो स्लाइड। इसमें ये हमने मिथ्स को तो शायद डिस्कस कर लिया था। कुछ मिथ्स होते हैं अबाउट द बिजनेस एथिक्स। ठीक है, मिथ हम उस बिलीफ को कहते हैं विच इज गिवन अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यानी वो एक लोगों के जनों में जो चीजें होती हैं वो होती हैं, लेकिन वो होता ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। दैट इज मिथ। यानी एथिक इज अ पर्सनल इंडिविजुअल अफेयर, नॉट अ पब्लिक और डिबेटेबल मैटर। दैट इज अ मिथ। मिथ का मतलब ये रॉन्ग है। हमने पढ़ा था कि एथिक्स जो है पर्सनल भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल भी हो सकते हैं, और ये डिबेटेबल होते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं। बिजनेस एंड एथिक्स डू नॉट मिक्स, ये भी एक मिथ है। दे ऑलवेज मिक्स। यानी बिजनेस में, हर बिजनेस में हम एथिक्स को देखना पड़ता है कि whether वो जो हम बिजनेस में डिफरेंट डिसीजन ले रहे हैं, whether that is ethical or not. Then ethics in business is relative. रिलेटिविटी की एक डिफरेंट अप्रोच होती है। इसको हम आज की हो सकता है क्लास में डिस्कस करें। डिफरेंट इसके एथिकल डिसीजंस के डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। उसमें एक डिसीजन, एक अप्रोच ही होती है रिलेटिविटी। यानी हम एक ऑर्गेनाइजेशन को सामने रख के फिर डिसीजन ले रहे होते हैं, और ये दैट इज वन ऑफ द अप्रोच। एक आपकी होती है यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच, यानी हम सब ऑर्गेनाइजेशन को या सब चीज़ों को सामने रख के डिसीजन ले रहे होते हैं। तो it is always not right to say that ethics जो in business that is always relative. That is not always relative. Good business means good ethics. Now again that is a myth. ऐसा नहीं होता कि बहुत अच्छे बिजनेस जो हैं वो एथिकल चीजें कर रहे होते हैं। बाद वह बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं, लेकिन बहुत सी वो अनएथिकल चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो that is again a myth. Then information and computing are amoral. ये अमोरल मैनेजमेंट, वही जो हम डिस्कस कर रहे थे। वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग जो है अमोरल, यानी इसमें अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिस हम कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें वो कहते हैं बहुत मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अमोरल। दैट इज नॉट राइट। इसमें भी जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें होती हैं जिसको हमें एनालाइज करना चाहिए। जिस के अक्सर आप देखते होंगे, आप कोई गूगल का फॉर्म फिल करते हैं या कोई किसी चीज को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने पढ़ लिया है। ठीक है, और हम आपकी प्राइवेट चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो दैट इज एथिकल। यानी उनको पहले से वो पूछते हैं कि वेदर यू एग्री दीज टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी ये चीज़ों को एनालाइज करना है और उसके बाद आपने डिसीजन लेना है। दैट इज नॉट ऑलवेज मोरल एज फार एज इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग इज कंसर्न। इसी तरह से इंटरनेट में, इंटरनेट को हम यूज कर रहे होते हैं, ऑनलाइन में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें भी बहुत सी अमोरल चीज़ें हैं। अमोरल हमारे डिसीजन हो जाते हैं, यानी हमें पता ही नहीं होता और हम वो डिसीजन गलत कर रहे होते हैं। तो इसके लिए अगेन मॉरल मैनेजमेंट की अप्रोच जो है दैट इज द राइट अप्रोच, जिसमें हम डिटेल में एनालाइज करते हैं चीज़ों को और उसके बाद कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। और एथिकल रीजनिंग इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस, ये हमने आई थिंक कर लिया था। मैनी टाइम्स लॉज आर इनसफिशिएंट एंड डू नॉट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स और ग्रे एरियाज ऑफ द प्रॉब्लम। इसको आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि सारे लॉज जो हैं वो आपको कवर नहीं कर रहे होते हैं चीज़ों को। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कोई लॉ नहीं होता। ठीक है, तो आपने फौरन खुद डिसाइड करना होता है कि वेदर दैट इज द राइट डिसीजन और नॉट। ठीक है, तो ऑलवेज द मैनेजर्स जो है दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द एरियाज विच इज एथिकल एज वेल एज लीगल। वो दोनों चीजें देख रहे होते हैं कि लीगल भी हो और एथिकल हो। तो दैट इज द आइडियल सिचुएशन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। Free market and regulated market mechanism do not effectively inform owners and managers about how to respond to the complex issues and crises that have far-reaching ethical consequences. यानी जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें जिसके बारे में कोई लॉज नहीं होते, ना गवर्नमेंट ने लॉज बनाए होते हैं। तो आपको उसी वक्त फिर मैनेजर को डिसीजन लेना होता है कि व्हाट इज द राइट डिसीजन टू बी टेकन। Complex moral problems require an intuitive or learned understanding and concern for fairness, justice, and due process to the people, groups, and communities. यानी जो बहुत सी कॉम्प्लेक्स मोरल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आपको खुद डिसीजन आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जस्टिस कर सकते हैं फॉर दैट डिसीजन, ताकि वो जो डिसीजन है आपको किसी तरीके से अनएथिकली किसी को इफेक्ट ना कर रहा हो। इसकी हमने लास्ट टाइम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी।
ethics courses should not advocate a set of rules from a single perspective. ना देखें ethics का मैंने आपको बताया था कि ये कोर्स इतना ज़्यादा important है कि आप अब इसको MBA और PhD के कोर्सेज में भी इंक्लूड कर रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने एयरफोर्स के जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको मैंने लेक्चर दिया और पूरा लेक्चर 5 दिन का लेक्चर था सिर्फ एथिक्स के ऊपर। So important this topic is ethics कि हम किसी कैसे what are the guidelines available for us to take the right decisions, to take the ethical decisions. इसी तरह दुबई में मैंने आपको बताया था, यूएई में या दुबई में उन्होंने एक पूरी मिनिस्ट्री बनाई हुई है जो सिर्फ एथिक्स को देख रही होती है। ठीक है, आप रोड पे जा रहे हैं तो आपको बहुत सी अनएथिकल चीजें मिल रही होंगी। ठीक है, अब उसके बारे में रूल्स कोई नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से हॉर्न, आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, धड़ा-धड़ा हॉर्न बजा रहे हैं। अब इसके बारे में रूल्स कोई नहीं है कि हॉर्न बजाना नहीं बजाना, लेकिन बार-बार हॉर्न बजाएँगे तो वो आपका अनएथिकल होता है, दैट इज़ अनएथिकल। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि यूरोप में आप चले जाएँ, क्योंकि मुझे थोड़ा 1-2 एक्सपीरियंस हुआ, तो किसी गाड़ी के पीछे हॉर्न बजाने को वो ऐसा समझते हैं जैसे आप किसी को गाली दे रहे हैं। इतना ज़्यादा वो केयर करते हैं कि अगले बंदे को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, और हमारे यहाँ रोड्स पे चले जाएँ तो हर तरफ आपको पाँ-पाँ हो रही होगी और लोगों को डिस्टर्ब। तो दैट इज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके रूल्स नहीं होते और वो आपने खुद एज़ अ पर्सनल आपने डिसीजन लेना होता है कि वेदर दैट इज़ द राइट डिसीजन और दैट इज़ रॉन्ग डिसीजन। नो ऑफर ओनली वन बेस्ट सॉल्यूशन टू द स्पेसिफिक एथिकल प्रॉब्लम्स। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी प्रॉब्लम का, एथिकल प्रॉब्लम का कोई एक बेस्ट, बहुत से सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वी कैन यूज आइदर ऑफ दीज सॉल्यूशंस। इसमें बहुत सी स्ट्रेटजीज भी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन यूज द डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन सो दैट इट मे बी more ethical in nature, not promise superior or obsolete ways of thinking and behaving in situations. तो अगेन जो सिचुएशंस को बिहेव करने का भी कोई एक पर्टिकुलर ऐसा रूल अवेलेबल नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर्स कि वो किसी किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और हाउ दे कैन टेक द डिसीजन। Ethics courses and training can do the following: provide people with rationals, ideas and vocabulary. Okay, rational क्या होते हैं? What are the rational? दो तरह की डिसीजन मेकिंग होती है, एक होती है रैशनल डिसीजन मेकिंग और एक होती है इरेशनल डिसीजन मेकिंग। Anyone from class? What is the difference between rational decision making and irrational decision making? सर रेशनल में हम मतलब कह सकते हैं कि जो रेशनल है कि मतलब किसी चीज़ के बारे में नॉलेज रखना या अक्लमंदी कह रहे हैं आप। Okay. जी, anyone else? Okay, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आगे मैनेजमेंट में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एज अ मैनेजमेंट साइंस स्टूडेंट आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। रैशनल्स का वैसे तो ये होता है कि क्वांटिफाई करना, चीज़ों को फैक्ट्स की बेस पे कोई डिसीजन लेना। रैशनल डिसीजन मेकिंग ये होती है कि हम पूरे फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उसकी बेस पे उसके बाद हम कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं, दैट इज द रैशनल डिसीजन मेकिंग। एक होती है इरेशनल डिसीजन मेकिंग जिसमें हम फैक्ट्स के बगैर आपको इमीडिएट डिसीजन मेकिंग करनी होती है। नो अगेन देयर आर द डिफरेंट सिचुएशंस इन विच in sometimes we can take the rational decision making. Rational decision making is always considered very good, but there are certain situations in which हम rational decision making नहीं कर सकते। तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज कि आप दरिया के किनारे खड़े हैं और आपका दोस्त हाथ खड़ा है, उसका गलती से पाँव फिसल गया और वो दरिया में गिर गया। ठीक है, अब आपने डिसीजन लेना है, उसको बचाना है। अगर आप ये करेंगे जी मैं फ़ोन करूँगा, उसको इमरजेंसी को, एम्बुलेंस आएगी या कोई लोग आएँगे उसकी हेल्प करेंगे, तो इतनी देर में वो आपका उसका दोस्त का काम हो जाएगा। तो ये वो सिचुएशन होती है जिसमें आपको इमीडिएट डिसीजन मेकिंग करनी होती है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फैक्ट्स को कलेक्ट करें या अल्टरनेटिव लें और उसके बाद कोई डिसीजन करें। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि जब इमरजेंसी सिचुएशन में आपको डिसीजन करने होते हैं तो उसमें इरेशनल डिसीजन मेकिंग, इमीडिएट डिसीजन मेकिंग करते हैं, व्हाटएवर कंसीडर्ड गुड बाय द मैनेजर। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो, उसके लिए फिर हम रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। हम डिफरेंट फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, हम उनको एनालाइज़ करते हैं, उनके डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बनाते हैं और उसके बाद एक बेस्ट अल्टरनेटिव को डिसाइड करके हम उससे रिलेटेड हम डिसीजन लेते हैं। तो दैट इज़ द रैशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है? तो दैट बट कौन सी डिसीजन आपने लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम अवेलेबल फॉर दैट डिसीजन मेकिंग। जी क्लास, इज इट क्लियर? व्हाट इज द रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड व्हाट इज द नॉन इरेशनल डिसीजन मेकिंग? यस सर। जो चीज़ Yes, sir. ना हुआ करे पूछा करें फौरन। हेल्प पीपल मेक सेंस ऑफ देयर एनवायरनमेंट्स। एनवायरनमेंट्स जी। सर मतलब आपने कहा कि मतलब मैं गिर गया और मतलब कि
अगर बंदे को स्विमिंग ही ना आती हो तो वो कौन सा डिसीजन होगा फिर? ओके, इसमें Best- इसमें इसमें देखिए, स्विमिंग नहीं आती, कोई रस्सी शस्सी पकड़ ले, कोई डंडा शंडा पकड़ के उसको पिला ले, तो कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ना। अगर आप वैसे देख के कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर तो उसका काम हो जाएगा। सही। ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल ली थी, जी जी सही। ठीक है। अगर कोई खुदा ना खासा अर्थक्वेक आ गया, आग लगी है कहीं, आप मैनेजर बैठे हैं, अब आप कहते हैं कि मैंने तो रेशनल डिसीजन मेकिंग करनी है, मैं तो 2 घंटे लूँगा, पहले मैं अपने ऑल्टरनेटिव बनाऊँगा, ठीक है, उसमें कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, मुझे किस किस को कॉल करना है, तो वो 2 घंटे में आग अपना काम कर जाएगी। कुछ जी सही है। होती हैं स्पेशली जो इमरजेंसी की सिचुएशन होती हैं, जिसमें आपने इमीडिएट डिसीजन मेकिंग करनी होती है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो उसमें वो होता है कि हम रेशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। रेशनल डिसीजन मेकिंग दैट इज कंसिडर्ड गुड व्हेन द टाइम इज अवेलेबल। तो उसमें हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स बनाते हैं, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। बट वी कैन नॉट से दैट दिस इज द राइट रेशनल डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है नॉट रेशनल, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, हेल्प पीपल मेक सेंस ऑफ देयर एनवायरनमेंट्स। एनवायरमेंटल एनालिसिस का मैंने स्पेशली जो चैप्टर इसमें डाला था, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। एनवायरनमेंट, जब भी हम कोई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोई स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं तो एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और आपकी टास्क एनवायरनमेंट। विदाउट कंसिडरिंग द एनवायरनमेंट हम ना स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, ना कोई फ्यूचर में कोई स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी हम चीज़ें बनाते हैं, एनवायरनमेंट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसका डिटेल्ड लेक्चर जो है दैट इज वो ऑलरेडी आप लोगों के पास है। प्रोवाइड द इंटेलेक्चुअल वेपन्स and enable the employees to act as alarm systems for the company practices. Intellectual weapons का मतलब ये होता है कि intellectually आप देखते हैं कि what is the right decisions, अपने लोगों से डिस्कस करते हैं, उसकी बेस पे हम कोई डिसीजन लेते हैं। Then enhance consciousness and sensitivity, enhance moral reflectiveness and strength moral courage। यानी एक किस्म की आप एनवायरनमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस किस्म की क्रिएट करते हैं जिसमें लोग जो है अखलाकियात को या एथिक्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं, ठीक है। अक्सर इसकी पहले भी मैंने बहुत सी एग्जांपल्स आपने की देखी। आपने अगर आपको कभी कचहरी जाने का इत्तेफाक हो, कभी पुलिस स्टेशन जाने का या कभी मिनिस्ट्रीज में जाने का इत्तेफाक हो, तो बहुत सी अनएथिकल चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको जो कस्टमर को हम जो है चक्कर लगा रहे होते हैं, कभी इस डिपार्टमेंट में जा रहे होते हैं, कभी इस डिपार्टमेंट में जा रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट फिल कभी ये कर रहे होता है, तो ये भी जो है समटाइम्स दैट इज आल्सो कंसिडर्ड अनएथिकल कि एक कस्टमर आपके पास आया है और उसके लिए आप इतनी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो रूल्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स होते हैं, इसमें भी आपको देखना होता है कि वेदर यू आर डूइंग एथिकली राइट थिंग और रॉन्ग थिंग। देन इम्प्रूव द फर्म्स मोरल क्लाइमेट तभी क्रिएट होती है जब मैनेजर्स ओवरऑल एक एथिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और सबको पता होता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो रिटन रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं जो एथिक्स को डील कर रहे होते हैं, और अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ये इन्होंने रिटन में चीज़ें बनाई होती हैं कि व्हाट आर द कोड ऑफ एथिक्स, यानी ड्रेसिंग के क्या रूल्स होते हैं, आपने बात किस तरीके से करनी है, बॉसी से किस तरीके से बात करनी है, कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है उसको रिजॉल्व करने का क्या प्रोसीजर होगा, किसी के से एथिकली आपने लोगों से डिस्कस करनी है चीज़ें। तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल्स जो होते हैं इन राइटिंग होते हैं, लेकिन एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें एवरीथिंग कैन नॉट बी इन राइटिंग। कभी भी हम राइटिंग में सब कुछ चीज़ें नहीं आती। बहुत सी सिचुएशन ऐसी होंगी जो राइटिंग में कोई रूल्स भी नहीं होंगे, पॉलिसीज भी नहीं होंगे। देन अकॉर्डिंग टू योर ओन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन यू विल हैव टू टेक द डिसीजंस। तो ये एथिकल जो एनवायरनमेंट है, दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, एंड जो मैनेजर है उनकी रिस्पांसिबिलिटी है ताकि वो एथिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन कुछ it is important for the managers to analyze के finding a match between the employers and employees values। कुछ वैल्यूज आपके, कुछ रूल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं, और कुछ आपकी अपनी पर्सनल एथिक्स होती हैं, ठीक है, पर्सनल वैल्यूज होती हैं। अब अगेन मैनेजर का काम ये होता है वो थोड़ा सा मैच करे बिटवीन दी एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज की जो रूल्स प्रोसीजर्स भी ओबे हो जाएं, और जो पर्सनल उसकी वैल्यूज हैं वो भी हर्ट ना हो, ठीक है। यानी हम रेस की बेस पे, किसी प्रोविंस की बेस पे अगर किसी की फेवरेटिज्म करना शुरू कर देंगे तो अगेन वो इन्वायरमेंट एक डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगी। तो देयर शुड बी अ सॉर्ट ऑफ मैच बिटवीन दी एम्प्लॉयर्स, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हैं, और जो पर्सनल वैल्यूज हैं, उसमें एक किस्म का मैच क्रिएट करने की कोशिश करता है मैनेजर।
मैनेजिंग द पुश बैक पॉइंट, यानी वो पॉइंट बताता है कि जिससे आगे एक रेड लाइन होती है उससे आगे आपने नहीं जाना, इससे पीछे पीछे जो भी डिसीजन आपने लेना है। हैंडलिंग एन अनएथिकल डायरेक्टिव अगर हो जाता है तो उसको हैंडल करने की क्या क्या सिचुएशंस होती है। It is the responsibility of the manager to guide their employees about these unethical directives within the organization. Then coping with performance system that encourages the unethical means. Now performance management एक पूरा एक टॉपिक है जिसमें हम परफॉर्मेंस की बेस में लोगों को अवार्ड देते हैं। लाइक अक्सर अब ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहा होता है कि जो लोग परफॉर्म नहीं करते उनको हम रिवार्ड दे देते हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको एक्चुअली हम साइड लाइन कर देते हैं। तो अगेन दैट इज अ वेरी अनएथिकल प्रैक्टिस। एक जो ट्रू एंड ऑनेस्ट रिवार्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है दैट शुड बी देयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो एथिक्स का जो सब्जेक्ट है दैट इज रिलेटेड टू एवरीवन, रिक्रूटमेंट से भी रिलेट कर रहा है, मैनेजमेंट फाइनेंस से बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा है। इन एवरी सब्जेक्ट क्वालिटी कंट्रोल, यानी कोई भी आप सब्जेक्ट हो या कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो उसमें ये इट शुड हैव इट्स ओन एथिकल वैल्यूज and ethical environment to be created within the organization. ओके, ये लास्ट स्लाइड है। अभी हमारा ये वाला सेशन तकरीबन खत्म हो रहा है, तकरीबन 10 मिनट की ब्रेक के बाद मैं दोबारा आऊंगा। लेट्स टेक अ 10 to 15 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद इसी स्लाइड से और फिर नेक्स्ट स्लाइड्स हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने इंटेलेक्चुअल वेपन का क्या बताया था सर? इंटेलेक्चुअल वेपन्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पॉलिसीज, जो हमारे जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है एथिक्स से रिलेटेड, उसको यूज कर